जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का एक महान शासक जो कि इल्तुतमिश रहता है और एक दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के शासक के रूप में उभर कर आता है। तो आखिर इल्तुतमिश कौन रहता है, ये कौन कौन से कार्य करते हैं और यह एक योग्य शासक के रूप में कैसे उभरता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि अगर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना करता है वो वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इल्तुतमिश के बारे में आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इल्तुतमिश कौन रहता है। तो आपको बता दूं कि जो इल्तुतमिश रहता है यह इल्बारी वंश से बिलोंग करता है। कौन से वंश से बिलोंग करता है? तो यह इल्बारी वंश से बिलोंग करता है। इल्बारी वंश से। आखिर इल्बारी वंश से बिलोंग कैसे करता है? तो इसके जो माता पिता रहते हैं यह इल्बारी कबीले के तुर्क रहते हैं। इल्बारी कबीले के तुर्क रहते हैं, तो जिसके कारण यह इल्बारी वंश से बिलोंग करता है जो इल्तुतमिश रहता है। और आपको बता दूं कि जो इल्तुतमिश रहता है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है और साथ ही साथ दामाद भी रहता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी करता है। जो इल्तुतमिश रहता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी भी करता है और साथ ही साथ गुलाम भी रहता है। और आपको बता दो कि जो इल्तुतमिश है उसको गुलाम का गुलाम कहा गया है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया वह गुलाम हो गया और जो इल्तुतमिश हो गया वह भी गुलाम हो गया। तो इल्तुतमिश को हम कह सकते हैं गुलाम का गुलाम है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम है और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, तो इसको गुलाम का गुलाम कहा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है और साथ ही साथ गुलाम भी रहता है और यह इल्बारी वंश से संबंधित रहता है, बिलोंग करता है। अब बात करते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर राज कर रहा होता है, तभी वे राजधानी किसको बनाता है? तो लाहौर को बनाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह राजधानी लाहौर को बनाता है, लेकिन जो इल्तुतमिश रहता है वह राजधानी दिल्ली को बना देता है, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन कर रहा होता है तब लाहौर को राजधानी बनाता है, लेकिन जब इल्तुतमिश शासन पर आता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तब वह दिल्ली को राजधानी बना देता है और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इल्तुतमिश का शासनकाल कितना समय तक रहता है, आखिर कब से कब तक रहता है? तो आपको बता दूं कि 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इल्तुतमिश के द्वारा अरबी सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें कि चांदी का सिक्का था जिसको क्या कहा जाता था? तो इसको टंका कहा जाता था। वही तांबा का सिक्का था जिसको कि जीतल कहा जाता था। चांदी का सिक्का भी जारी किया गया था और तांबा का भी सिक्का जारी किया गया था, जिसको कि चांदी का जो सिक्का था उसको टंका कहते थे और जो तांबा का सिक्का था उसको जीतल कहा जाता था। तो दो प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। और आपको बता दूं कि जो इल्तुतमिश था वह मंगोल आक्रमण यानी कि चंगेज खान या फिर खान भी कह सकते हैं,
तो उसके आक्रमण से बचाया था। जो चंगेज खान रहता है वह जलालुद्दीन मांगबरनी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा होता है, भगा भगा कर मार रहा होता है। और जो जलालुद्दीन मांगबरनी जलालुद्दीन जलालुद्दीन मांगबरनी को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा होता है। तो जलालुद्दीन मांगबरनी जो भागते भागते दिल्ली पहुंच जाता है और वहां पर इल्तुतमिश से कहता है कि आप हमें बचाइए, शरण दीजिए। लेकिन जो इल्तुतमिश रहता है वह मना कर देता है, क्योंकि जो चंगेज खान रहता है वह बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक रहता है, बहुत ही भयानक टाइप से सबको मारते रहता है, यानी कि उसमें मोह माया नहीं रहता है, भयानक टाइप से मारता है। तो उसके डर से जो इल्तुतमिश रहता है वह जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण नहीं देता है और दिल्ली को बचा लेता है। अगर शरण दे देता तो चंगेज खान दिल्ली पर भी कब्जा कर लेता और यहाँ पर दिल्ली को अपना गुलाम बना लेता। तो यही कारण है कि जो इल्तुतमिश है जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण नहीं देता है और मंगोल आक्रमण से बचा लेता है। चंगेज खान जो कि मंगोल से आया रहता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि मंगोल आक्रमण से बचा लेता है जो इल्तुतमिश रहता है। और आपको बता दो कि जो इल्तुतमिश रहता है उसके द्वारा 40 तुर्क अमीरों का एक समूह बनाया जाता है और उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है चालीसा या फिर तुर्कान ए चहलगानी नाम से जानते हैं। तुर्कान ए चहलगानी या फिर चालीसा के नाम से जानते हैं, जो कि 40 अमीर तुर्क लोगों का समूह होता है, जो कि इल्तुतमिश के शासन काल की व्यवस्था को देखते हैं, शासन यानी कि प्रशासन चलाने की व्यवस्था को देखते हैं। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि आखिर गद्दी के पीछे रहकर कोई तो यहाँ पर षड्यंत्र नहीं रच रहा है। तो उन सभी चीज़ों को 40 लोगों का जो समूह रहता था वो देखता था। जो 40 लोगों का समूह बनाया गया था जिसमें कि बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ पर रखा गया था, तो वे देखते थे कि आखिर शासन व्यवस्था को ठीक रूप से चलाया जा रहा है कि नहीं, या फिर राजा को हटाने या फिर मारने के लिए कोई षड्यंत्र तो रचा नहीं जा रहा है। तो यह तुर्कान ए चहलगानी देखते थे। और आपको बता दूं कि जो इल्तुतमिश है वह एकता प्रणाली लाया था। आखिर एकता प्रणाली क्या होता है, तो जो एकता प्रणाली था इसके तहत जो अधिकारी लोग थे, जो सेना थी, उसको यहाँ पर वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले पर भूमि दिया जाता था। यानी कि पैसा नहीं दिया जाता था, उसकी जगह पर भूमि दे दिया जाता था। तो उसी को यहाँ पर लाया था। तो इल्तुतमिश के जितने भी मेन पॉइंट है यहाँ पर मैंने कवर कर दिया हूँ। तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, इसके अलावा यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये सभी मेन टॉपिक हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।